नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि दर्शकों आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में विभिन्न लाइफस्टाइल जीवन शैली के बारे में बात करते हैं, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से। और एक जीवन शैली का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी कार्य क्षेत्र में उसको सफल बनाने में। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी खास मेहमान प्रियंका जोशी, जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं, स्टाइलिस्ट है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो प्रियंका, सबसे पहले आप मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपकी स्कूलिंग, ग्रेजुएशन और फैशन डिज़ाइनिंग में आना कैसे हुआ? मैं देहरादून में ही बॉर्न हुई हूँ जी। और मेरी स्कूलिंग SGRR पब्लिक स्कूल से हुई है और 12th तक मैंने वहाँ से करा है। देन उसके बाद कॉलेज मेरा श्री देव सुमन से हुआ है, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करी है। उसके बाद मैंने कॉलेज के साथ साथ ही अपनी फैशन डिज़ाइनिंग की भी पढ़ाई करी है, क्योंकि उससे पहले मैं निफ्ट का मतलब मेरी इंटरेस्ट था फैशन डिज़ाइनिंग में, तो मैंने सोचा था कि मैं ग्रेजुएशन भी उसी से करूँगी। बट पेरेंट्स का भी थोड़ा सा एक रोल रहता है कि हाँ, वो भी चाहते हैं कि मतलब मेरे बच्चे इस प्रोफेशन में जाए। तो मेरी मॉम का था कि मैं बैंकिंग में करूँ, तो उस वजह से मैं कंफ्यूज्ड थी थोड़ा सा। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि मेरे को यही फील्ड है, पेरेंट्स वाली फील्ड लेनी है, बट एक उनका कहना था कि आप इस चीज़ में करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, फैशन में इतना ये नहीं है, आगे स्कोप नहीं है या जो भी है, क्योंकि पेरेंट्स को इतना नॉलेज नहीं होता कभी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तो उसके बाद मेरी किसी फ्रेंड ने मुझे बताया कि डिज़ाइनिंग में डिग्री ही ज़रूरी नहीं है, डिप्लोमा भी होता है, अगर आप चाहो तो डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस वगैरह देखे। तो फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ड्रीम जोन अकेडमी, जो कि देहरादून में ही है, वहाँ से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जो कि 15 मंथ्स का कोर्स होता है। और तो फिर तब मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्रेजुएशन भी करूँगी और डिज़ाइनिंग भी करूँगी, ताकि मेरे पेरेंट्स को भी एक स्कोप मिल जाए कि मैं इसमें भी ट्राई कर सकती हूँ और डिज़ाइनिंग में भी। तो फिर वहाँ से मैंने अपनी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी। जी। तो जैसे कि आपने बताया प्रियंका कि आपके पेरेंट्स थोड़ा सा ये चाहते थे कि आप एक ग्रेजुएशन कर लें, एक सिक्योर डिग्री ले लें, उसके बाद आप जो करना चाहें करें। तो आपने फिर जब बीकॉम किया तो उसके बाद आपने फैशन डिज़ाइनिंग ही क्यों चुना करियर? क्योंकि मुझे बचपन से ही मतलब क्रिएटिव चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड था। मतलब बचपन से ही चीज़ें, मतलब मिरर के आगे खड़े होना, पोजेस करना, मॉडलिंग, लाइक कैसे मॉडल वॉक करती हैं, या फिर कोई दुपट्टा ले लेना, उसको ड्रेपिंग करना अपने ऊपर, या फिर ऐसे ड्रेसेस बन जाती हैं बोल के। और पहले एक ऑफिस से डायरीज मिलती थी पेरेंट्स को या जो भी, कभी तो उसमें कुछ ड्रॉ करना, ड्रेसेस वगैरह, या फिर कलरिंग करना, या फिर क्या चीज़ें क्रिएट होती, तो वो बचपन से ही शौक था। तो वो चीज़ माइंड में रही बिल्कुल कि यही करना है। तो आगे इसीलिए मैंने ये करियर चूज़ किया, क्योंकि डिज़ाइनिंग ऐसी फील्ड है, वैसे तो ये कोई भी कर सकता है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, बट जितना आपका माइंड क्रिएटिव होगा, जितने आपके विजन्स अच्छे होंगे, वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है डिज़ाइनिंग। तो इस वजह से मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट। तो आपने जैसे बात करी कि क्रिएटिव माइंड की या क्रिएटिव आर्ट की, तो डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव आर्ट है। हाँ जी। तो ये क्रिएटिव किस तरह का है कि क्योंकि आप देखेंगे तो क्रिएटिव आर्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, एक पेंटिंग भी क्रिएटिव है, एक डिज़ाइनिंग भी क्रिएटिव है, सिंगिंग भी क्रिएटिव है, तो ये किस तरीके से अलग है? ये अलग इस तरीके से है कि डिज़ाइनिंग में भी बहुत तरीके के अलग अलग ब्लॉक्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि डिज़ाइनिंग सिर्फ एक स्टिचिंग करना ही है या आपको कपड़े ही बनाने हैं। इसमें भी बहुत सारी फील्ड होती हैं। आपका इलस्ट्रेशन होता है, आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है। कोई भी एक डिज़ाइनर कपड़े बनाता है, डिसाइड करता है कि ये बनेगा, बट उसके पीछे भी पूरी एक टीम वर्क करती है। तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन, स्केचेस, किसी का इंटरेस्ट होता है स्केचिंग में, किसी का ग्राफिक यानी कि कंप्यूटराइज जो भी चीज़ें हमारी बनती है उसमें इंटरेस्ट होता है, किसी का पैटर्न मेकिंग में, जो भी हम चीज़ें पहनते हैं सबसे पहले उनके पैटर्न्स कट होते हैं। वो भी हर एक चीज़ की अलग अलग जॉब होती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मतलब डिज़ाइनिंग क्रिएटिव मतलब। जैसे आपने बताया कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी, जैसे कि अप्रैल शायद एक उसमें से होगा, फुटवेयर है, एसेसरीज है। इसके बारे में थोड़ा हमें पूरे डिटेल में बताइए कि क्या क्या फील्ड्स होते हैं, किस किस क्षेत्रों में आप फैशन डिज़ाइनिंग के अंडर काम कर सकते हैं? डिज़ाइनिंग में बहुत सारे, जैसे ज्वेलरी डिज़ाइनर होता है, फुटवेयर डिज़ाइनर होता है, आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग होती है। ये सारी डिज़ाइनिंग अलग अलग चीज़ों में आती है। ज्वेलरी डिज़ाइनर का भी वर्क यही होता है कि सबसे पहले इलस्ट्रेशन, उसमें भी स्केचिंग का वर्क होता है, फिर वैक्स चीज़ें बनती हैं, जब चीज़ें आपको परफेक्ट लगती है तब उसके बाद वो चीज़। फुटवेयर का भी यही रहता है, फुटवेयर में भी इलस्ट्रेशन
का इलस्ट्रेशन करने पड़ती है पहले स्केचिंग में कि क्या चीज़ कैसे आएगी, क्या चीज़ बनेगी, कोई भी कस्टमर या जिसको हम ये देंगे वो फिट है कि नहीं है या डिज़ाइन, देन उसके बाद ये वर्क होता है। तो बहुत सारी ये फील्ड होती हैं। और स्टाइलिंग का आजकल ब्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ज़रूरी नहीं फैशन डिज़ाइनिंग में आपको यही आजकल लोग ब्लॉगिंग का, जिनको लिखने का बहुत शौक है, जिनको चीज़ों की नॉलेज है, वो ब्लॉगिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग की जिनको नॉलेज है कि किस तरीके को कैसे स्टाइल करना है, या मान लो अगर आपने कोई प्लेन टी शर्ट ली है या आप उसको किस तरीके से वेयर कर सकते हैं किसी को, तो ये सारी चीज़ें फ़ैशन में ही आती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डिज़ाइनिंग करनी है तो आपको स्टिचिंग ही आनी चाहिए या आपको यही आना चाहिए। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, बहुत ज़्यादा विजनेबल है, अगर आप देखते हैं कुछ नया करने के लिए, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। प्रियंका, जैसे कि आप शायद एक फैशन डिज़ाइनर और एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी साथ साथ करती हैं, स्टाइलिंग भी करती हैं, तो ये सब टर्म्स अलग अलग हैं या सब एक इस दूसरे से रिलेटेड है? सारे टर्म्स एक अलग अलग वर्क करते हैं। एक डिज़ाइनर का काम, जैसे मैंने बताया कि कपड़े डिज़ाइन करना, चीज़ें कलर डिसाइड करना, क्या कलर रहेगा, कैसे कट्स होंगे, ये चीज़ें। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर में मतलब एक हल्की सी लाइन होती है, काम दोनों का एक ही है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का मतलब ये हो गया कि आपको एक कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है। इसमें आपका वर्क रहता है, जैसे कोई डायरेक्टर है या DOP है, वो आपको बताएगा कि हमारे पास ये कैरेक्टर है, आपको इनके लिए इस तरीके के कॉस्ट्यूम चाहिए, हमें इनका लुक ये चाहिए, तो वो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर डिज़ाइन करता है कि इसमें ये चीज़ें आएंगी जी, और इसका लुक इस तरीके से क्रिएट होगा, तो वो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम होता है। और डिज़ाइनर का काम मेनली ये रहता है कि वो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं कि उनको क्या चीज़ चाहिए, वो क्या चीज़ चाहते हैं, उनको क्या चीज़ मतलब अपने क्लोथिंग में चाहिए, या उनके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लग सकती है, क्या चीज़ नहीं, वो एक डिज़ाइनर डिसाइड करता है। तो आपने जैसे स्टाइलिंग की बात करी, आपने स्केचिंग की एक बात करी। स्केचिंग एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहा है इसके बारे में कि अगर जिसकी स्केचिंग अच्छी है तो जनरली वो डिज़ाइनर अच्छा होगा। तो स्केचिंग के बारे में बताइए, किस तरह की स्केचिंग होती है ये? स्केचिंग जब भी कोई कलेक्शन निकालता है डिज़ाइनर, तो सबसे पहले उसके स्केचेस बनते हैं, रेडी होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्टली हम फैब्रिक पे कोई भी वर्क नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका डिसाइड होता है कि क्या हम चीज़ें लेंगे, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, क्या हमारा मतलब मेन थीम रहेगा, तो उनके स्केचेस बनते हैं। स्केचेस में मेन हमारी मॉडल का एक लुक, मतलब एक मॉडल को हम किस तरीके से देखेंगे वो हम उसमें ड्रॉ करते हैं कि क्या लुक रहेगा, क्या ड्रेसेस का आएगा, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। तो मेन वर्क स्केचिंग का रहता है, वो उन सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि स्केचिंग में जब हम देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि चीज़ें परफेक्ट हैं, तब जाके उसके पैटर्न्स बनेंगे, तब जाके फैब्रिक डिसाइड होगा, तब कलर डिसाइडेड होंगे। तो ये मेनली स्केचिंग का रहता है। तो स्केचिंग का भी एक अलग फील्ड है, क्योंकि डिज़ाइनिंग में मैंने जैसे आपको बताया कि अलग अलग ब्लॉग्स, ऐसा नहीं है कि आपको स्टिचिंग ही आनी चाहिए या ये चीज़ें आनी। अगर आपका इंटरेस्ट इलस्ट्रेशन में, तो आप इलस्ट्रेशन में कर सकते हैं। स्टिचिंग में है तो आप मेनली, वैसे स्टिचिंग डिज़ाइनर नहीं करता है। एक बोलने का, जैसे कोई बोलता है कि डिज़ाइनिंग है तो मतलब एक टेलर होगा, जो कि ऐसा नहीं होता। हाँ जी। स्टार्टिंग में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको सब चीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि नॉलेज आपको हर चीज़ की होनी चाहिए। क्योंकि जब आप किसी को कमांड देते हैं आगे, अगर आप बड़े डिज़ाइनर बन जाते हैं तो आपको नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। स्टिचिंग आपके जो भी मास्टर टेलर्स होते हैं वही करते हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि स्टिचिंग इज़ द पार्ट ऑफ डिज़ाइनिंग, है ना, स्टिचिंग एक पार्ट है डिज़ाइनिंग का। और जैसे कि इसमें स्केचिंग है, तो स्केचिंग एक फर्स्ट स्टेप हुआ टुवर्ड्स डिज़ाइनिंग कि अगर आप कोई डिज़ाइन तैयार कर रहे हो तो उसके पहले आप स्केच तैयार करेंगे उस पैटर्न का या उस फैब्रिक का। वो बात का बात है कि वो अप्रूव होने के बाद उसको आप कैसे काम करते हैं। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में क्या फ़र्क रहता है? जब आपने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ फोटोग्राफी या डायरेक्टर जैसे डिमांड करता है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड या क्लाइंट रिलेटेड काम हुआ, इसका क्या एक्सपीरियंस होता है, ये क्या हुआ? जैसे कि आपने बोला ये भी है टॉपिक की फ़ोटोग्राफी, अगर जिनको फ़ैशन में ही जाना है, जैसे कई लोग सोचते हैं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, तो एक ये चीज़ गलत है। ऐसा नहीं है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत पढ़ना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है, हर चीज़ें डिसाइडेड, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और इसमें एक फील्ड आती है फ़ोटोग्राफी की भी, जिनको इन चीज़ों में नहीं है वो एक फ़ैशन फ़ोटोग्राफी का भी कोर्स कर सकते हैं। फ़ैशन फ़ोटोग्राफी भी एक फ़ैशन से रिलेटेड है, जिनको आजकल जैसे ऑनलाइन सब चीज़ें आजकल सोशल मीडिया में हैं, तो उनको ये नॉलेज होता है कि किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट को दिखाना है, किस तरीके से गारमेंट्स की फ़ोटोज़ आनी चाहिए या मॉडल को दिखाना चाहिए। तो आई थिंक ये चीज़ भी एक आपका स्पेशलाइजेशन कुछ खास है किसी गारमेंट्स, या कुछ आपका इंडो वेस्टर्न या वेस्टर्न या फ्यूजन, आपका क्या है? मेरा मेनली एथनिक में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे लग्जरी, मैं ज़्यादातर सभ्यसाची को फॉलो करती हूँ, क्योंकि उनके थोड़े लग्जरी डिज़ाइंस होते हैं, काफ़ी मतलब
वो ब्राइडल वेयर्स ज़्यादा वो करते हैं। तो वैसे पर्सनली में मेरा सभी चीज़ में, पर अगर पर्सनली मैं अपने डिज़ाइन कलेक्शंस निकालूँ तो वो एथनिक में ज़्यादा रहेगा, मेरा इंटरेस्ट एथनिक में ज़्यादा है। तो आपने जैसे जैसे प्रोजेक्ट भी आपने कुछ किए हैं अपने साथ साथ, उन हाँ जी। प्रोजेक्ट्स के बारे में अपने एक्सपीरियंस के आधार पे हमें बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, कैसा लगा आपको प्रोजेक्ट्स में काम करने के ऊपर, जब आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया आपने आर्टिस्ट के लिए, एक्टर्स के लिए, वो कैसा एक्सपीरियंस था? एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मैंने अभी 2-3 प्रोजेक्ट करे हैं। अभी 1-2 मैंने थिएटर्स के लिए करे थे, और अभी फर्स्ट मेरी अभी एक एल्बम आने वाली है जो कि, हाँ जी, उसमें मैंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का वर्क किया। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि पहली बार किसी एक कैरेक्टर को ड्रेस करना था, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी मेरा पर्सनली अपना स्टाइलिंग, मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ, स्टाइलिंग भी करती हूँ, तो उसमें मेरा अपना एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है कि चीज़ों को लोगों को दिखाना, बताना कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को मतलब यूज़ कर सकते हैं, ड्रेसेस को कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है उसमें। जैसे आपने बताया कि आप ब्लॉगिंग कर रही हैं आजकल, क्योंकि हाँ आजकल ये टाइम की डिमांड है, हाँ नीड जी। है कि आपको ऑनलाइन भी उतना ही सपोर्टिव या उतना इफेक्टिव होना है। हाँ तो इसमें क्या करना चाहिए जो आप किसी के लिए बताना चाहिए कि इस तरीके से काम कर सकते हैं तो हम अच्छा कर सकते हैं? ब्लॉगिंग से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ। ब्लॉगिंग से रिलेटेड इसमें कोई देखिए, आजकल ब्लॉगिंग के कोर्सेज भी चल रहे हैं, पर मेरा मानना है कि अगर आपके अंदर, आजकल हर एक इंसान यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में है, तो जिनके अंदर क्रिएटिविटी है वो खुद भी, एक क्रिएटिविटी मेन चीज़ होती है। आई थिंक सीखने से भी वो चीज़ें नहीं आती हैं। तो आप ब्लॉगिंग और स्टाइलिंग, तो आप अगर आपके अंदर खुद ही क्रिएटिविटी, आप खुद ही वो चीज़ें धीरे धीरे स्टाइल अप करके आप चीज़ें डाल सकते हैं ऑनलाइन, अपनी चीज़ें आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो यही मेरा मेन वो रहेगा। आपने एक बात कही थी अभी कि फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है फैशन डिज़ाइनिंग में? फैशन डिज़ाइनिंग में भी जैसे लोगों को लगता है कि सिर्फ कपड़े पहनने हैं या फिर बनाने हैं, यही चीज़ें हैं, उसके पीछे की कहानी होती होगी ना। हाँ जी। डिज़ाइनिंग में भी देखिए, सबसे पहले आपको अगर कॉलेज में भी अगर कितना भी हो, तो स्टार्टिंग में आपको पूरा बताया जाता है कि डिज़ाइनिंग क्या चीज़ है। देन उसके बाद किसी किसी की स्केचिंग्स में होता है, असाइनमेंट्स होते हैं, आपको फैशन शोज़ के बारे में बताया जाता है, डिज़ाइनर कैसे काम करते हैं, जो टॉप डिज़ाइनर्स हैं, गारमेंट्स को किस तरीके से कट करना है, उसकी चीज़ें, प्रोसेस, हर एक टाइम पे फैब्रिक की नॉलेजेस, कलर की नॉलेजेस, आपको कलर कैसे मिक्सअप करने हैं, कलर ब्लॉकिंग कैसे करनी है। इसमें बहुत सारी तो ये चीज़ें, वर्कशॉप्स होती हैं जी। डिज़ाइनिंग का मेन मोटिव मेरा ये भी रहेगा बताने का कि हर किसी को मज़े के लिए नहीं, अगर आपके अंदर जेन्युइनली वो विजन और जैसे मैंने बताया क्रिएटिविटी है, क्योंकि डिज़ाइनिंग भी एक एक्सपेंसिव कोर्स है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, एडमिशन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक थोड़ी वैसी फील्ड है। तो मैं चाहूँगी कि हर कोई ऐसे पेरेंट्स का पैसा ना वेस्ट करे कि अच्छी कलरफुल, बाहर से दिखने में कलरफुल, पर अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें भी आपने फैशन शोज़ की बात करी। जब भी हम डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई चीज़ बात करते हैं तो फैशन शोज़ हमारे दिमाग में आता है, और आपने भी वो बात करी कि ये फैशन शोज़ में गारमेंट शो करना, ये किस तरह का प्रोसेस है और ये क्यों किया जाता है? फैशन शोज़ मेनली होते हैं डिज़ाइनर के गारमेंट सेल करने के लिए। जो भी हमारे डिज़ाइन, जैसे अगर मैंने कोई अपने कलेक्शंस निकाले हैं तो वो पब्लिक तक कैसे पहुँचेंगे, जितने भी मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या फैशन आ रहा है, और वो चीज़ें बिकेंगी, सेल कैसे होंगी। तो वो फैशन शोज़ मेनली होता है कि जो आपने कलेक्शंस निकाले हैं उसको शो करने के लिए, ताकि आप अपने डिज़ाइंस दिखा सकें, जिनको जो चीज़ें डिज़ाइनर वेयर्स जिनको पहनना पसंद है। अब काफ़ी ट्रेंड में हो गया, पहले ऐसा नहीं होता, पहले डिज़ाइनर्स बहुत एक्सपेंसिव, अब तो एक हर किसी का ट्रेंड हो गया कि डिज़ाइनर कपड़े पहने। तो वो आप इसलिए वजह से फैशन वीक्स होते हैं, फैशन शोज़ होते हैं, ताकि आप अपने जो कलेक्शंस, अपने डिज़ाइंस हैं, अपनी जो विजन है वो आप दिखा सकें। तो जैसे कि आपने बताया कि फैशन शोज़ में एक जनरली अपना एक कलेक्शन दिखाता है आदमी, या एक फैशन डिज़ाइनर अपना एक कलेक्शन बताया कि मैंने ये तैयार किया है, तो वो किसी से इंस्पायर रहता है या करेंटली जो ट्रेंड में चल रहा है उससे रिलेटेड रहता है? इन चीज़ों के बारे में बताइए। और ट्रेंड, जो एक शब्द यूज़ हम करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग, वो क्या है? ट्रेंड क्या होता है? फैशन वीक्स में ट्रेंड का मेनली रहता है, जैसे अगर फैशन वीक्स भी हर एक तरीके से समर कलेक्शंस के लिए अलग आते हैं, और विंटर कलेक्शंस के लिए अलग आते हैं, कोई हर वीकली चलते हैं, ऑटम्स, हर चीज़ के। तो वो चीज़ सीज़न आने से पहले ही चीज़ें सारी डिसाइडेड हो जाती है कि ये ट्रेंड चल रहा है, ये कलर ब्लॉकिंग्स आएंगी, तो 6 मंथ्स पहले या 5 मंथ्स पहले ही वो आपके कलेक्शन शो हो जाएंगे फैशन वीक में। तो वो उस चीज़ के लिए मेनली फैशन वीक रहता है। और दूसरा आपने पूछा था कि ट्रेंड्स का क्या रहता है। ट्रेंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट आजकल, जैसे मेनली
ट्रेंड चल रहे हैं अब Y2K फैशंस वगैरह, ये सब जो ट्रेंड्स आते हैं चीज़ें, लोग उसको उस हिसाब से भी फैशन शोज चलते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि जनरली जो फैशन डिज़ाइन है या जो ट्रेंड है वो सेट करते हैं बड़े बड़े डिज़ाइनर जो वर्ल्ड लेवल पे फैशन को इफेक्ट करते हैं या उनके शोज़ वर्ल्ड वाइडली देखे जाते हैं और समझे जाते हैं। तो इसमें फ्लोरल एक टर्म यूज़ हुआ था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फ्लोरल क्या होता है? फ्लोरल प्रिंट, जैसे कि फ्लोरल आजकल ट्रेंड पे है। आजकल कलर ब्लॉकिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। हाँ जी। जिस तरीके की मैंने आजकल ब्राइट कलर्स पहन रखे, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो ये फ्लोरल और कलर ब्लॉकिंग से रिलेटेड है। हाँ जी। मैं एक अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि लाइफस्टाइल जो एक टर्म है, बहुत बड़ा टर्म होता है लाइफस्टाइल फैशन डिज़ाइनर्स के संदर्भ में या मॉडल्स के उसमें, तो ये लाइफस्टाइल किस तरीके से फॉलो या अच्छा कर सकता है फैशन डिज़ाइनर एक अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके? लाइफस्टाइल आप फैशन डिज़ाइनर की लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, तो फैशन डिज़ाइनर की लाइफस्टाइल में ये रहता है कि डेली वेयर में वो जब भी अगर जैसे कहीं भी जा रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ें मतलब कैच, एक उनका माइंड क्रिएटिव रहता है, तो कुछ ना कुछ माइंड में उनका यही रहता है कि इसमें चीज़ों में क्या हो सकता है, इन चीज़ों में क्या हम वर्क कर सकते हैं, क्या इसमें आगे वर्क हो सकता है, तो ये चीज़ों का मेन वो रहता है। जी, तो जैसे कि आपने बताया कि ये आइडल एक टर्म है, तो आपके कोई आइडल हैं फैशन इंडस्ट्री में या वर्ल्ड वाइड फैशन में कोई आइडल है? मैं सब्यसाची को फॉलो करती हूँ। सब्यसाची क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका इंडिया वेयर, उनका लग्जरी, उनका डिज़ाइंस, उनकी जो मतलब वो एक ट्रेडिशनल वेयर पे वर्क करते, तो मुझे वो चीज़ ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है उनकी। जो उनके डिज़ाइंस हैं, उनके डिज़ाइंस भी बहुत सिंपल और काफ़ी लग्जरी होते हैं, बहुत अच्छे विजन कलर्स एंड ऑल, जो भी उनका वर्क रहता है, तो वो चीज़ मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है जो उनके डिज़ाइंस हैं। जी, आपने जैसे फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में हमने बात करी, ट्रेंड्स के बारे में हमने बात करी, और हम जो एक देखते हैं कि मॉडल्स का एक बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्री में कि वो आपके कपड़े लास्ट में उन्हीं को पहन के मॉडल को रैंप वॉक करना, तो उसमें भी कोई खास तरीके की स्पेशलिटी चाहिए कि हाँ आपको इस तरीके का मॉडल होना चाहिए ताकि हम हमारे कपड़े अच्छे लगें, या किस तरीके से आप उनको, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? मॉडल का मेन मोटिव रहता है, क्योंकि अगर आप अपना कलेक्शन बना रहे हैं, जैसे कि अगर डिज़ाइनर कोई अपने कॉस्ट्यूम बना रहा है तो सबसे पहले वो मैनीक्वीन में लगा के देखेगा, तो एक तरीके से डिज़ाइनर के लिए पहले मैनीक्वीन उसकी एक मॉडल है, उसके ऊपर चीज़ें ड्रेप करना कि क्या लुक है कैसे, देन उसके बाद रनवे के लिए हमें मॉडल चाहिए होती है, ताकि जो हमारे कपड़े हैं, जो हमारे ड्रेसेस, जो हमारे कलेक्शन बने, वो शोकेस कर सके, उस तरीके से प्रेजेंट कर सके जो हम चाह रहे हैं, ताकि लोगों को अट्रैक्ट करे वो चीज़ क्या है। तो मेन मॉडल का वर्क ये रहता है। वैसे मॉडल, और जैसे काफ़ी लोगों को लगता है कि डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो मॉडलिंग का भी, ऐसा नहीं है। डिज़ाइनर का काम सिर्फ कपड़े कलेक्शन बनाना है, चीज़ें प्रेजेंट करना है, तो मॉडल का यही मेन मोटिव। आपने एक विजन की बात करी थी कि एक विजनरी होना चाहिए एक फैशन डिज़ाइनर को या किसी भी आर्टिस्ट को, अगर वो क्रिएटिव फील्ड में है, तो ये विजनरी किस तरीके की विजन की आप बात कर रही हैं? विजन का मीन्स काफ़ी, मैंने जैसे आपको बताया कि लोग किसी देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार इनकी लाइफ कितनी अच्छी है, कलरफुल है, ये इनका कितना इजी वर्क होगा, सिर्फ गारमेंट्स पहनने हैं, बनाने हैं। तो विजन का मेरा मतलब ये है कि किसी चीज़ को देख के आपके अंदर खुद से वो एक क्रिएटिव है। अगर मान लो आपको कोई, हमने कपड़ा दे दिया किसी को, अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप उस चीज़ को कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ नया क्रिएट हो जाए, तो आई थिंक वो विजनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों को, मतलब क्योंकि ये जैसे मैंने आपको बताया बहुत क्रिएटिव फील्ड है, तो जितना आपका माइंड क्रिएटिव होगा, जितना ब्राइट होगा इन चीज़ों को लेकर, तो उस चीज़ के लिए ये बेस्ट रहेगा। और जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स की हम बात करते हैं फैशन इंडस्ट्री में या डिज़ाइनिंग में, तो कितने तरीके के फैब्रिक्स जनरली जो यूज़ होते हैं फैशन इंडस्ट्री में या एथनिक वेयर्स में या वेस्टर्न्स में या फ्यूजन में, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए डिटेल में। फैब्रिक्स बहुत तरीके के फैब्रिक, जैसे वेलवेट का बहुत ज़्यादा आजकल ट्रेंड है, आजकल विंटर चल रहा है, कॉटन है, मुस्लिन है, और बनारसी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो वैसे कपड़े तो क्लोथिंग तो बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बट मेनली इनका आजकल वेलवेट का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो किस फैब्रिक की डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है जनरली? डिपेंड करता है कि आप डिज़ाइनर आप किस कलेक्शन में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो वेस्टर्न वेयर्स हैं उनके लिए फैब्रिक्स अलग आते हैं, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हर किसी की अपनी क्रिएटिविटी है। तो अगर काम कर रही हूँ एथनिक पे, तो हो सकता है मैं कॉटन के फैब्रिक को लेके भी वर्क कर सकती हूँ। तो वो डिपेंड करता है कि आप उस समय क्या कलेक्शन निकालना चाह रहे हैं, किस चीज़ में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो उस पर्पस पे डिपेंड रहता है। अब मैं एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा प्रियंका आपसे कि एक फैशन डिज़ाइनर का क्या लाइफस्टाइल है, क्या शेड्यूल है दिन भर का जो फॉलो करता है एक अच्छे काम करने के लिए?
शेड्यूल नॉर्मल लाइफ ही रहती है, ऐसा कोई अलग सा कोई वो नहीं है जैसे हर किसी की लाइफ रहती है। बट डिज़ाइनिंग की अगर आप बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर चीज़, अगर आप डेली जॉब पे हैं तो आपका यही रहता है कि आप किस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं। डेली वर्क करना, कुछ न कुछ चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करना, नई नई चीज़ें देखना, जो अच्छे लेवल अप डिज़ाइनर्स हैं, टॉप डिज़ाइनर्स, उनके क्या कलेक्शंस आने वाले हैं, नई नई मैगजीन्स पढ़ना ताकि हम अपने जो न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं उन चीज़ पे वर्क कर सकें, हर चीज़ पे अपडेट रहना। तो ये एक डेली डिज़ाइनर की एक लाइफस्टाइल रहती है ताकि हम कुछ नया क्रिएट कर सकें। और आपको ये लगता है कि एक लाइफस्टाइल एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फील्ड में, चाहे वो डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो? तो एक कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए क्रिएटिव आर्टिस्ट की खास तौर पे कि उसका, जिससे उसका काम अच्छा हो सके, उसकी लाइफ अच्छी हो सके, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। लाइफस्टाइल हमेशा पॉजिटिव जो मेन रहा है, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। कभी भी ऐसा नेगेटिव, जैसे मैंने बताया, किसी को देख के कभी कुछ नहीं करना चाहिए। जो आपका अपना मोटिव है उस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। पॉजिटिविटी ज़्यादा मेन रहती है तो वो आपकी लाइफस्टाइल अच्छी बना सकती है। हर चीज़ में पॉजिटिव, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर आप पॉजिटिव रहिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और इस तरीके की फील्ड जैसे कि है, ये डिज़ाइनिंग है, आर्टिस्टिक है या मॉडलिंग है, तो आप बता रही कि आप अभी कुछ प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा हमें बताएंगे कि आप किस तरह का काम उसमें कर रही हैं, किस तरह की उसमें ज़रूरत है और कितना समय लगता है जनरली जब कोई डायरेक्टर या कोई क्लाइंट आपको डिमांड करता है किसी कॉस्ट्यूम के लिए, किसी डिज़ाइन के लिए? जैसे कि मैं अभी पर्सनली ही ड्रेस डिज़ाइन करती हूँ क्योंकि मैंने अभी कोई अपना स्टोर ओपन नहीं करा है, क्योंकि मेरे को अभी इस फील्ड में 4 इयर्स ही हुए हैं। तो मैं इसलिए अभी मैं सीख ही रही हूँ एक तरीके से मैं बोलूँगी, क्योंकि एक फील्ड ऐसी है आप इसमें एक्सपीरियंस्ड कभी नहीं हो सकता, आप कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिलता है। तो जहाँ तक बात है मेरे न्यू प्रोजेक्ट्स की, तो जो डिमांड होती है कैरेक्टर वाइज, अगर कुछ सिंपली डिमांड है तो कुछ आपको कॉस्ट्यूम्स ऐसे होते हैं रेडीमेड कॉस्ट्यूम्स, बट अगर डिमांड है कि कुछ नया कुछ क्रिएट करना है, हमें इस तरीके का चाहिए, तो आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ आपको मतलब चाहिए। वो डिमांड है कि आपको कितने आपको कॉस्ट्यूम्स चाहिए, क्या है, उस चीज़ पे बेस्ड रहता है। तो प्रियंका, आपने शुरुआत में कहा था कि पेरेंट्स का एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहता है हर किसी की लाइफ में, आपको भी रहा है, आपको भी सपोर्ट किया है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ कि आपको ये करना चाहिए। तो अपकमिंग डिज़ाइनर्स के लिए, जो डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, जो अभी 10th 11th 9th क्लास में हैं बच्चे, जो लोग निफ्ट NID में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई तैयारी करने के लिए उनके लिए बताइए किस तरीके की तैयारी करें, किस तरह की चीज़ों को पढ़ें, देखें और किस तरह की चीज़ों को समझें कि हाँ, अगर उनको इस फील्ड में आगे बढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पेरेंट्स का मेन रहता है। मेरा ये मोटिव रहेगा कि पहले तो आप अपनी विजन क्लियर रखिए, आपको किस फील्ड में, अगर आपको डिज़ाइनिंग में ही जाना है तो आप हो सके तो 12th के बाद ही आप कोशिश करें अप्लाई करने की। काफ़ी सारे कोर्सेज, वैसे तो निफ्ट आपका एक डिग्री, अगर आप चाहते हैं निफ्ट NIFT, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए। काफ़ी सारी बुक्स आती हैं प्रिपेयर करने के लिए, मैगजीन्स आप पढ़ सकते हैं, मैगजीन से आप अपडेट रह सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें भी सिर्फ डिज़ाइनिंग नहीं, इसमें भी आपकी मैथ्स, इंग्लिश, सब चीज़ों का एक मेन मोटिव रहता है। तो आप उस चीज़ के लिए अपने एग्ज़ाम प्रिपेयर कर सकते हैं, देन उसके बाद एग्ज़ाम दे सकते हैं आप। और चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री ही ले सकते हैं, डिप्लोमा में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आप ले सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि स्टिचिंग इसमें एक पार्ट होता है, जो कि मास्टर जी आप जिन्हें कहते हैं, वो आपके लिए तैयार करते हैं, उनको आप दिशा निर्देश देते हैं, डायरेक्ट करते हैं कि हाँ आपको ये काम करना है। तो उससे पहले आपको उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो ऐसी कितनी जानकारियाँ महत्वपूर्ण है, कितनी जानकारी आपको लगती है कि वो इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी ड्रेस को या किसी भी गारमेंट को डिज़ाइन करने में? जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब आप स्टूडेंट होते हैं आपको A to Z चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि बहुत तरीके की स्टिचिंग्स होती हैं, बहुत तरीके के डार्ट्स, पैटर्न्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा उन स्टिचिंग के बारे में हमें बताइए कि किस तरह की स्टिचिंग से टाइप्स होते हैं। स्टिचिंग एक सिंपल स्टिचिंग होती है, हाँ जी। बहुत सारी स्टिचिंग होती है, मुझे भी माइंड में आ रही है, थोड़ी कंफ्यूज हूँ, बट उस तरीके की स्टिचिंग ताकि आप किसी को कमांड दे सके, मास्टर को आप बता सकें चीज़ें कि आपको इस तरीके की चीज़ें देनी है, हमें इसी तरीके का एक कर्व चाहिए या कट चाहिए। तो वो चीज़ें आपको मेनली पूरी नॉलेज उस चीज़ की होनी चाहिए। आपने कलर कॉम्बिनेशंस की एक बात करी थी, कलर ब्लॉक्स जो आजकल ट्रेंड में हैं, ये कलर ब्लॉक्स क्या हैं जो आपने कहा था कि ब्राइट कलर्स आजकल ट्रेंड में है या फैशन में है, तो ये कलर ब्लॉक्स क्या हैं, पहले तो ये बताएं। कलर ब्लॉक्स जैसे कि कोई भी कलर को आपको, जैसे आजकल जैसे विंटर चल रहा था, आजकल न्यूट्रल्स आउटफिट्स का बहुत ट्रेंड है, आजकल वाइट, ब्राउन, बेज, ये कलर्स का ज़्यादा ट्रेंड है। समर में हम ज़्यादातर कलरफुल, कोई लोग बहुत डार्क कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ब्राइटली कपड़े पहनना, कोई लाइट,
तो वो, और कलर ब्लॉकिंग का मीन्स आपको कलर ब्लॉकिंग करनी है, जैसे अगर मान लो कोई ग्रीन के साथ ऑरेंज का पेयर करना, जिसके साथ आप कलर ब्लॉकिंग का मीन्स होता है कि किसी भी डार्क कलर के साथ डार्क को पेयर अप करना, उसको कलर ब्लॉकिंग कहा जाता है। तो वो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो जैसे कि आपने बताया कलर ब्लॉकिंग में बहुत सारे कलर जो ट्रेंड में जनरली विंटर्स में हम लाइट कलर्स पहनते हैं ताकि कलर लाइट्स एब्जॉर्ब हों, है ना। समर्स में डार्क पहनेंगे ताकि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। इन तरह की चीज़ें, ये साइंस ही है। तो आपने वो सही बात करी थी कि पढ़ाई का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि सिनेमा का कितना एक इफ़ेक्ट है फैशन डिज़ाइनिंग में, क्योंकि जनरली अगर आप देखें तो लोग जब सिनेमा को फॉलो करते हैं, किसी आर्ट को फॉलो करते हैं, तो एक उसका एक प्राइम हेड है कि हाँ, आप उसको देख के समझ सकते हैं कि ये आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये आजकल पहना जाता है, पहना जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? सिनेमा का भी देखिए वो रोल भी डिज़ाइनर का ही होता है, स्टाइलर का वर्क होता है। मेनली इसमें आप सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, वो काम होता है स्टाइलिंग का। स्टाइलर, जो कि मैंने आपको बताया, जैसे मैं भी स्टाइलिंग का वर्क कर रही हूँ अब, तो स्टाइलिंग का मेन मोटिव रहता है कि एक सेलिब्रिटी जो भी पहनता है वो भी ट्रेंड के हिसाब से ही होता है। तो जो स्टाइलर स्टाइल करेगा वो चीज़ इन्फ्लुएंस करती है, तो वो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल है। मतलब सिनेमा का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि बॉलीवुड में जो आप पहनते हैं वो भी सब डिज़ाइनर से रिलेटेड ही है। तो हाँ, इसीलिए मेरा सवाल था कि जो सिनेमा है वो एक तरीके से उसको आपको शो करेगा, जैसे एक फैशन शो है वो गारमेंट शो करता है, इसी तरीके से सिनेमा भी वो चीज़ें शो करता है। सिनेमा में जैसे काफ़ी चीज़ें तो आपको मतलब एक कॉस्ट्यूम के हिसाब से, क्योंकि वो कैरेक्टर वाइज चीज़ें डिसाइडेड होती हैं, तो वो एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का काम होता है। मैं आपसे एक जानना चाहूँगा पर्सनल सवाल कि आप आगे के लिए क्या देख रहे हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप क्या बनना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, या इसके अलावा भी कुछ और करना चाहती हैं? थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा मेनली फोकस अभी मैं चाहती हूँ, मैं अपना कलेक्शन निकालना चाहती हूँ। बहुत टाइम से मेरा ये इसी में कोशिश रही कि मैं कलेक्शन निकालूँ, बट बिकॉज ऑफ कोविड अभी चल रहा है तो रुका हुआ है। मैं अपना कलेक्शन निकालना चाहती हूँ। बाकी मैं वर्क करूँ, जैसे मैंने आपको बताया मेरा कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का भी एक वर्क हो गया, तो मेरा उसमें भी एक्सपीरियंस बन रहा है। कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग का, स्टाइलिंग का मैं वर्क कर रही हूँ। तो मेनली मेरा यही फोकस है कि मैं आगे अपने आप को इसी फील्ड में काफ़ी लेके चलूँ। ठीक है, थैंक यू जी प्रियंका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमें हमसे इतनी सारी जानकारियाँ शेयर करने के लिए। और आपने बताया कि फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत छोटा टर्म नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं, बहुत पढ़ाई करनी चाहिए, बहुत समझना पड़ता है सोसाइटी को, वर्ल्ड को, ताकि हम कुछ देख सकें, विजन बना सकें अपना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका आपका हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।